जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हम सीटेट की बात कर रहे थे, जो कि आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त को कंडक्ट होने वाला है। हम पढ़े पर्यावरण अध्ययन। हमने पर्यावरण अध्ययन में पौधों की विशेषताओं के बारे में देखा था। यह आपका दूसरा पार्ट है, जो कि कुछ पौधे रह चुके थे, उनके बारे में आज हम उनकी विशेषताओं के बारे में देखा जाएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप और जो चैप्टर्स हैं आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। सिर्फ सबसे चलिए इसमें केचुआ की बात करते हैं। वर्मी कल्चर है ना, ये आपको केचुआ दिख रहा है, जिसकी खेती को हम वर्मी कल्चर के नाम से जानते हैं। आइए इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। ये क्या है? वर्मी कल्चर होता है ना, इसकी खेती को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर, है ना, वर्मी कल्चर। ठीक है, केचुए की खेती। ये आपको केचुआ दिख रहा है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना, इनकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि केचुआ मिट्टी को खाता है ना। केचुआ क्या करता है कि मिट्टी को खाता है और मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। क्या बनाता है? भुरभुरा बनाता है और मिट्टी में ऑक्सीजन प्रवाह बढ़ जाता है, जिसके कारण मिट्टी उपजाऊ हो जाती है ना। केचुआ की विशेषताएं क्या है कि कह रहा केचुआ जो होते हैं किसान के मित्र होते हैं। केचुआ जो होते हैं मिट्टी को खाते हैं और मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं और मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ बन जाती है। ठीक है। और देखते हैं और क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं मकड़ी, है ना। मकड़ी की विशेषता के बारे में देखते हैं। यह मकड़ी है जो अपने जाल पर सोई हुई लग रही है। आइए इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं। कह रहा है मकड़ी के 8 पैर होते हैं। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। इसलिए इसे कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है ना। इसलिए क्या कहते हैं? इसे कीट वर्ग का अपवाद माने जाते हैं। कितने पैर होते हैं? 8 पैर। याद रखिएगा। मादा मकड़ी नर मकड़ी को मैथुनोपरांत मार डालती है ना। कह रहा है कि मादा मकड़ी जो होती है नर मकड़ी को उनके मैथुनोपरांत क्या करती है? मार डालती है। ठीक है। आगे है मकड़ी को एक सामाजिक नहीं माना जाता, है ना। मकड़ी को क्या है? सामाजिक जंतु नहीं माना जाता है। चलिए अगली देखते हैं। अगला क्या है? अगला है रेशम का कीड़ा, है ना। इसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ठीक है। किस नाम से जानते हैं? सेरीकल्चर, रेशम का कीड़ा। चलिए इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। इसकी क्या क्या विशेषता है, आइए। कह रहे हैं कि रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम का कीड़ा कहाँ पाला जाता है? शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है ना। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। किस नाम से रेशम पालन को किस नाम से जानते हैं? सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। और कह रहा है जो नर रेशम अपनी मादा को उसकी गंध के द्वारा कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। जो नर रेशम होता है ना, वो अपनी मादा को कितने किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? आपके एग्जाम में पूछता है। तो जो चीज़ें आपको NCERT के बेस पे बताई गई होती हैं वही उत्तर आपका होता है। आप यहाँ अगर आपके एग्जाम में दे दे 2 किलोमीटर, है ना, 3 किलोमीटर, 0 किलोमीटर या फिर कई किलोमीटर, तो आप किस जवाब क्या होगा? कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है ना। जो आपसे यहाँ बताया जाएगा वही आपके प्रश्न में सही उत्तर होगा। ठीक है। आगे कह रहा है कि रेशम एक प्रकार का प्रोटीन है। रेशम क्या है? यह जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि रेशम 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पहला है टरस, मूंगा, एरी और कोसा। ठीक है। और कह रहा है कि भारत के प्रमुख रेशम क्षेत्र कौन से हैं? भारत में कौन कौन से हैं? तो भारत में है असम, है ना, और दूसरे नंबर पे है बनारस, और तीसरे नंबर पे पोचमपल्ली।
ठीक है, यह भारत के प्रमुख रेशम क्षेत्र हैं। भारत के प्रमुख क्या है? रेशम क्षेत्र हैं। असम, बनारस और पोचमपल्ली। ठीक है, और कह रहे हैं कि रेशम 4 प्रकार के होते हैं, टरस, मूंगा, एरी और कोसा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अब एपीकल्चर, है ना। एपीकल्चर को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन, है ना, मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन क्या होता है? एपीकल्चर। यह जो आपको देख रहे हैं ना, मधुमक्खी का छत्ता लिए हुए मैडम खड़ी हैं, मधुमक्खी पालन, इसकी विशेषताओं के बारे में आइए जानते हैं। चलिए, ये मधुमक्खी पालन, शहद, मधुमक्खी पालन से क्या मिलता है? हमें शहद मिलता है। आगे कह रहे हैं कि मधुमक्खी पालन के लिए बिहार का मुजफ्फरपुर जिला एवं झारखंड प्रसिद्ध है ना। बिहार का मुजफ्फरपुर एवं झारखंड क्या है? प्रसिद्ध है। लीची के फूल क्या करते हैं? मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लीची के फूल जो होते हैं मधुमक्खियों को लुभाते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना। और लीची के फूल फरवरी माह में आते हैं। लीची के फूल कब आते हैं? फरवरी माह में आते हैं, और यह मधुमक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, है ना। मधुमक्खी पालन के लिए बिहार का मुजफ्फरपुर जिला और झारखंड क्या है? इसके लिए प्रसिद्ध माना गया है। आगे के मधुमक्खी पालने के लिए सही समय कौन सा होता है? मधुमक्खी पालन का सही समय कौन होता है? तो सही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालने का सही समय होता है। सही होता है क्योंकि रानी मक्खी क्या करती है? इसी समय अक्टूबर से दिसंबर में अंडे देती है। ठीक है, और देखिए जिस बॉक्स में मधुमक्खी का पालन होता है, कह रहा है कि एक बॉक्स में लगभग 12 किलो शहद प्राप्त होता है ना। जिस छत्ते में मधुमक्खी का एक बक्से में पालन होता है, उसमें कम से कम 12 केजी शहद प्राप्त किया जाता है ना। सारे पॉइंटों को आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल हमेशा बना लिए जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी का बॉक्स, चीनी का घोल की आवश्यकता होती है। बॉक्स में एक रानी मक्खी तथा अन्य श्रमिक मक्खी तथा कुछ नर मक्खी होते हैं। बॉक्स के अंदर कौन कौन से होता है? एक रानी मक्खी होती है, अन्य श्रमिक मक्खियाँ होती हैं और कुछ नर मक्खी भी होते हैं, है ना। आगे कह रहा है कि श्रमिक मक्खी शहद लाने का काम करती हैं। श्रमिक मक्खियों का, श्रमिक जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनका काम क्या होता है? शहद ढूंढ के लाना, है ना। चलिए देखिए आगे और कह रहा है कि मक्खी को जैसे ही पराग रस प्राप्त हो जाता है, वह नृत्य करती हैं और अपने साथियों को भी बुलाने लगती हैं। जैसे एक मधुमक्खी उड़ के जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वे क्या करती हैं? शहद का तलाश करती हैं ना। जैसे उनको कहीं भी फूलों का रस मिल जाता है अच्छी जगह से, तो वह क्या करती हैं? एक नृत्य करने लगती हैं, जिनसे उन्हें पता चल जाता है और भी उनके साथियों को। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में। चलिए अब देखते हैं, कह रहे हैं कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी का काम क्या होता है? अंडा देना। रानी मधुमक्खी क्या करती है? अंडे देती है। ठीक है, और कुछ नर मक्खी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है और दूसरे मक्खियों को भी पता चल जाता है ना। पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस के शहद बनाती हैं, छत्ता बनाने का काम करती हैं, इन्हीं का होता है। और बच्चों का पालन भी। ये न तो छत्ता बने और न ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते का सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। जो नर मधुमक्खी होती हैं वो कुछ काम नहीं करते। जो मादा मधुमक्खी होती है उसका काम, रानी मधुमक्खी का काम होता है अंडा देना। और बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं जो श्रमिक का काम करती हैं, फूलों पर से रस ढूंढती हैं, है ना। चलिए देखिए, यह आपको कुछ चित्र दिखाया गया है कि किस तरीके से मधुमक्खी का पालन होता है, कैसे बक्से में, और क्या क्या बक्से के लिए उपयोगी है। आइए चींटी के बारे में बात करते हैं। चींटी की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। आप देखते हैं ना कि आपके घर में कहीं भी मीठा गिर जाता है तो चींटियाँ एक कतार में उस मीठे की तरफ बढ़ती हैं,
इकट्ठा हो जाती है ना, कैसे उन्हें पता चलता है कि यहाँ इनके खाने का सामान गिरा हुआ है, या फिर एक चींटी दूसरे चींटी के पीछे पीछे क्यों रास्ते पर चलती है, ऐसा क्यों होता है, इसकी विशेषता के बारे में आइए देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि मधुमक्खी की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। जिस तरीके से मधुमक्खी मिलजुल कर रहती हैं वैसे भी चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटी का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडा देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं, है ना। और इन्हीं की तरह दीमक और ततैया भी क्या करते हैं, समूह में रहते हैं। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखता है, रानी चींटी अंडा देती है ना। चलिए देखिए आगे की सूंघ कर दूसरे के पीछे चलते हैं। जो चींटियाँ होती हैं एक दूसरे को सूंघ कर दूसरे के पीछे चलती हैं। चींटियाँ मिलजुल कर समूह में रहती हैं और इनका काम बटा होता है। रानी चींटी क्या करती है, अंडा देती है। सिपाही चींटी क्या करती है, बिल का सुरक्षा करती है, और काम वाली चींटी भोजन ढूंढकर लाती हैं। चींटियों का काम अपना अपना बटा हुआ है। रानी चींटी अंडा देने का कार्य करती है ना। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और जो श्रमिक चींटियाँ होती हैं वह खाना उनके लिए भोजन ढूंढने का काम करती हैं। ठीक है, चलिए। और यह मधुमक्खी की तरह ये भी क्या करती हैं, समूह में रहती हैं। चलिए, और इन्हीं के साथ साथ जो दीमक और ततैया होता है, दीमक और ततैया भी क्या करते हैं, ये आपको दीमक दिख रहे हैं और यह ततैया दिख रहे हैं। जो रेड वाले होता है ना, रेड वाली जो काटती है आँख पे ही टिप के, है ना, हमेशा आँख पे ही काटती है, आँख को सुझा देती है। ठीक है, तो दीमक और ततैया भी क्या करती हैं, ग्रुप में रहती हैं। चलिए अब देखिए, अब झूम खेती के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। झूम खेती के बारे में बात करते हैं। यह आपको झूम खेती का चित्र दिखाया गया है, तो आइए इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। झूम खेती क्या है। कह रहा है कि मिजोरम में खेती की लॉटरी, झारखंड के जंगलों के बारे में तुमने सूर्यमणि की कहानी पढ़ा है। अब तुम मिजोरम राज्य के पहाड़ पर कैसे जंगल होते होंगे, वहाँ के लोग रहते हैं, कैसे खेत होते हैं, उसके बारे में पढ़ो, है ना। तो आइए झूम खेती लॉटरी के बारे में और मिजोरम की खेती के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि झूम खेती का तरीका निराला है। यहाँ से जो झूम खेती है ना, आपको यहाँ से कूट वाले प्रश्न बना लिए जाते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए जो चीज़ें एनसीईआरटी के पुस्तक में दी गई है ना, वो आपको एनसीईआरटी के सीटेट की परीक्षाओं में बार बार प्रश्न वहाँ से रिपीट किए जाते हैं। तो जो प्रश्न जहाँ बनने वाले हम आपको बता देंगे। जैसे यहाँ से आपको कूट वाले प्रश्न बनाए जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो आप इस लाइनों को ध्यान से याद रखिएगा, तभी आप कूट वाले प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। कह रहा है कि झूम खेती का तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने के लिए छोड़ जाता है। एक फसल जब कटती है तो ज़मीन को क्या किया जाता है कि कुछ सालों के लिए आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उनमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ा नहीं जाता, है ना। ध्यान रखिएगा, जो बांस और खरपतवार वहाँ उगता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करता है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न हो, यह भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो क्या होता है, ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। सबसे पहले तो एक बीज बोने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जो उसमें खरपतवार उगते हैं उसे उखाड़ा नहीं जाता है, गिरा के जला दिया जाता है। और जब बीज बोने का बाद टाइम आता है तो उसे गहरा जुताई नहीं करते हैं, भुरभुरा उसे हिलाकर उसमें बीज क्या होता है, छिड़क देते हैं, है ना। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जी, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी यह अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये था झूम खेती के बारे में कि खेती करने के बाद एक साल तक ज़मीन को छोड़ दिया जाता है। जो उसमें घास फूस या खरपतवार उगते हैं, बांस उगता है, उसे उखाड़ा नहीं जाता बल्कि गिला के जला दिया जाता है। और उसको जब बोने का काम होता है तो ज़्यादा गहरी जुताई नहीं होती है, हल्की जुताई करके उसमें बीज क्या होता है, बीज का छिड़काव कर दिया जाता है।
अगला पॉइंट है कि बस उस परिवार को जैसे क्या करते हैं कि जब कोई पिछड़ जाता है उनकी मदद भी करते हैं, तो कह रहा है बस उस परिवार को उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। जब यहाँ कोई किसी की खेती बाड़ी किसी कारणवश पिछड़ जाती है तो लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, उसके लिए कोई धन नहीं लेते हैं, बस क्या करना होता है कि उनको खाना खिलाना पड़ता है जो उनके कार्य में सहयोगी बनते हैं। कह रहे हैं मुख्य फसल चावल की ही होती है। फसल तैयार होने पर उसे घर में ले जाना पीठ तोड़ मेहनत का काम है। सड़कें तो हैं लेकिन बस ऊंचे नीचे पहाड़ हैं। पीठ पर ही लादकर सारी फसल इस रास्तों से घर तक लानी पड़ती है, कई हफ्ते लग जाते हैं। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है ना। झूम खेती के बाद जो उसमें चावल बनाया जाता है, फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं। चिराओ नाच भी करते हैं। चिराओ नाच कहाँ का है, याद रखिएगा, झारखंड का है। इस नाच में जमीन पे बांस को डंडी लेकर दो दो लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डांडिया का जमीन पर पीटते हैं। डांडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। ठीक है, तो चिराओ नाच कहाँ का है, याद रखिएगा, है ना। चिराओ नृत्य झारखंड। ये झूम खेती के बारे में विशेषता थी। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट है कि झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद जमीन के कुछ साल तक उस ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं हैं, बांस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन को क्या करती है, खाद का काम करती है। ठीक है, चलिए आगे करें कि जमीन को जलाते हुए आसपास के इलाके न जल जाएं, इन बात का विशेषतः ध्यान रखा जाता है। फिर जब उस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो उस ज़मीन को क्या करते हैं, ज़्यादा गहरा जुताई नहीं करते हैं, बल्कि उस ज़मीन के हल्के से उसे हिलाकर उसमें बीज को डाल दिया जाता है। चलिए अगला है कि एक ही खेत में अलग अलग तरीके के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे जो उगते हैं उन्हें उसे क्या करते हैं, उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन में मिट्टी में मिल जाएं और उसे उपजाऊ बना सकें, है ना। चलिए आगे की स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वीय पर्वतीय तथा अवसादीय क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ की जाती है, उत्तर पूर्वीय पर्वतीय तथा अवसादीय क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजाति कृषि भी कहा जाता है। झूम खेती को किस नाम से और जानते हैं, जनजाति कृषि के नाम से। अब देखिए, कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है और कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं, तोरांग कहते हैं। कुड़ुक क्या है, एक जनजाति है झारखंड की जो आदिवासी जनजाति है, और ये लोग जंगल को क्या कहते हैं, तोरांग कहते हैं। कुड़ुक भाषा में जंगल को किस नाम से जानते हैं, तोरांग, है ना, तोरांग के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं जंगल के बारे में, है ना। जंगल अधिकार कानून के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 साल से जंगलों में एक जगह पर रहते हैं तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे वह उगा सकते हैं और उन्हें हटाया नहीं जाएगा, है ना। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 कहता है कि जो व्यक्ति जंगल में 25 वर्ष से या उससे ज़्यादा वर्ष से रह रहा है वह जंगल उसका है, वह उस पर कुछ भी बो सकता है, कुछ भी उगा सकता है, उसे कोई वहाँ से हटा नहीं सकता। यह है जंगल अधिकार अधिनियम। यहाँ से भी आपको प्रीवियस ईयर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए जंगल अधिकार कानून के बारे में यहाँ देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा गया है कि जंगल अधिकार कानून 2007 यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से या जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है, उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी इन्हीं ग्रामवासियों का करना है। ठीक है, जंगल का संरक्षण क्या करते हैं, वहाँ के ग्रामवासी ही करते हैं, है ना। चलिए जंगल अधिकार अधिनियम 2007 को आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि खानों की खुदाई पर बाधा का निर्माण करने से जंगल खत्म हो जा रहे हैं, है ना। और कह रहा है कि जिस मैदान में 1 टिन बीज बोई जाती है उसे 1 टिन जमीन कहते हैं, है ना। झूम खेत में जो लॉटरी लगती है
कह रहा है कि जिस मैदान में एक टीन बीज बोई जाती है उसे एक टीन, है ना, एक टीन जमीन भी कहते हैं। ठीक है, एक टीन जमीन भी कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मटर के प्रयोग के बारे में देखते हैं, है ना, कि मटर का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रागर मेंडल का जन्म कब हुआ था, 1822 में, एक गरीब किसान परिवार में। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, पर परीक्षा के नाम से पसीना छूटता था। लिखा हुआ परीक्षा के नाम से क्या होता था, जैसे आप लोग डरते ना परीक्षा का नाम सुन के, ओ मेरा डेट परीक्षा का आ गया, 20 अगस्त को पेपर है, कैसे दिया जाएगा, अभी तो कुछ तैयारी नहीं हुई, है ना, सोच सोच के क्या करते हैं आप, डर जाते हैं। ठीक है, वैसे ग्रागर मेंटल थे, उन्हें पढ़ने का तो शौक था, लेकिन परीक्षा के नाम से उनका पसीना छूट जाता था, है ना। चलिए, क्या कह रहा है कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक मतलब क्या होता है, मुनि बनने का सोचा, है ना, मंक मीन्स होता है मुनि, ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके। जो मिला वहाँ से उन्हें इस मौका मिला भी, पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। घबराहट के मारे वे परीक्षा से भाग जाते और फेल हो जाते, है ना। ग्रागर मेंडल जो थे, इनका जन्म हुआ था 1822 में। इन्हें पढ़ने का तो बहुत ही शौक था, लेकिन परीक्षा से इन्हें पसीना छूटता था, परीक्षा का नाम सुनते ही इन्हें डर जाते थे, है ना। लिखा हुआ, खैर उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किया, है ना। आपसे प्रश्न पूछता है कि कितने पौधों पर उन्होंने प्रयोग किया, तो 28,000 पौधों पर बारीकी से अध्ययन किया, ढेरों आंकड़े इकट्ठा किए और एक नई बात खोज निकाली, ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिक को समझ नहीं आई, है ना। मेंडल के मरने के कई साल बाद वे समझ पाए थे, जब कुछ और लोगों ने प्रयोग किया और पाया कि मेंडल ने इस बात पर पहले ही लेख लिखा था, है ना। उन्होंने मठ पे रह के मंक मुनि बन के कुछ धन अर्जित किया, पढ़ाई अपना जारी रखा और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाई और 28,000 पौधे पर उन्होंने बारीकी से प्रयोग भी किया था। तो ग्रेगर जार मेंडल का जन्म याद रखिएगा और कितने पौधे पर उन्होंने अध्ययन किया, इस बात को भी आप याद रखिए। चलिए, अब देखते हैं मटर के बारे में, है ना। ग्रेगर जार मेंडल ने मटर के बारे में बताया था ना, ठीक है। देखते हैं मेंडल ने पौधों में क्या पाया था। उन्होंने पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, है ना। मटर के कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले और खुद खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधे में भी बीज या जो तो चिकने खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और एक थोड़ा खुरदरा बन जाए। इसी तरह के रंग के गुण में असली पीढ़ी के पौधे के बीज या तो पीले होते हैं या हरे। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते। यही नहीं, मेंडल ने यह बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधे में ज़्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह के उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में भी चिकने बीज ज़्यादा होंगे। तो मटर के बारे में ग्रागर मेंडल ने बताया, जो कि उस समय वैज्ञानिकों को उनकी बात समझ नहीं आई। उनके मरने के बाद जब कुछ और वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किया, तब पाया कि ये तो इस पे तो पहले ही मेंडल ने पहले ही इस पे लेख लिखा होगा, ठीक है। चलिए, आगे कुछ प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी इन्हें हम निपटारा कर देते हैं। लिखा, निम्नलिखित में से कौन से कीट नहीं है, तो मकड़ी कीट नहीं है। आगे कह रहा है कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के पालन को क्या कहा जाता है, तो सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। आगे कि एक लड़का अपने पिछले आंगन में चींटियों को कॉलोनी देखता है और वे एक सीधी रेखा में चलती हैं। क्या कारण है कि चींटियाँ सीधी रेखा में चलती हैं, तो चींटियाँ अपने चलते वक्त अपने पीछे कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे चले आने वाली चींटी को रास्ता मिल जाता है ना। आगे कह रहा है कि कुडुक कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है।
कुड़ुक है झारखंड के लोगों की स्थानीय भाषा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अपनी महिला साथी को केवल उसकी गंध से कौन पहचान लेता है? तो जो रेशम कीट है वो अपनी महिला साथी को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से पहचान लेता है। अगला प्रश्न है कि मिजोरम में प्राचीन प्रचलित झूम खेती के बारे में निम्नलिखित कथन का अध्ययन कीजिए। कह रहा है कि एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों तक उसे खाली छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही है। भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है ना, जबकि काट कर गिरा दिया जाता है ना। बीज बोने से पहले भूमि को गहरी जुताई की जाती है। गहरी जुताई नहीं बल्कि हल्की जुताई की जाती है। आगे एक खेत में 3 या 4 प्रकार के फल, सही बात है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें उपयोग में लाते हैं। ये रासायनिक कीट की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो आपका ए, बी और डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कि विशेष प्रकार के नृत्य जिसे चिराव कहते हैं, यह कहाँ के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो चिराव नृत्य मिजोरम का है ना। याद रखिएगा, हमारे देश के जंगलों में 1 से ग्राम परिषद 3 नामक एक विशेष इकाई में खेती के लिए आवासीय लोगों की भूमि आवंटित कर जाती है। तो वह क्या होती है? वह भूमि जिस पर किसान 1 टिन बीज उगाते हैं। जितने पर 1 टिन बीज उगाते हैं उसे 1 टिन खेत के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रागर में जोल्डल एक साधु थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों पर 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किया। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो युग्मों में निम्नलिखित में से उन्हें छांटिए कौन सा है? कह रहा है कि अगली पीढ़ी के पौधे के बीज का नया रंग जो होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि केचुआ किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण क्या है? तो जो केचुआ होते हैं वह किसान के मित्र होते हैं और केचुआ की और विशेषता होती है, वो मिट्टी को खाते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये थे कुछ आपको प्रश्न दिए गए थे, है ना। तो ये कुछ विशेषताएं थी जंतुओं की, पौधों की। ठीक है, अब और भी कुछ जो पौधे छूटे हुए हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर अच्छा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।